नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 7 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 में, उसके अपर प्राइमरी की जो सेक्शन है साइंस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साइंस का जो सेक्शन है उसमें से आपको 30 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो साइंस का क्वेश्चन अच्छे से करने के लिए आपको साइंस की क्लासेस करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब पे आप सब लोग को लिए ये सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको आप देख करके अपने सीटेट में मार्क को अच्छे ला सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछली क्लासेज में फ्लोएम तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्लासेज रहेगी आगे से रहेगी। अगर दोस्तों पिछली क्लासेज अगर आपने देखा नहीं है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है साइंस का अपर प्राइमरी के लिए। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साग सब्जी एवं झाड़ी एवं वृक्ष। क्या? साग, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है। हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या? जो अधिकांश पौधे हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग कौन कौन से हैं? साग, झाड़ी एवं वृक्ष। ओके दोस्तों, 3 ये पार्ट्स हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हम साग कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और ये अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, उन्हें हम शाख बोलते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तने के आधार से समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें झाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। क्या होते हैं? सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जो शाखाएं होती हैं भूमि के अधिक ऊंचाई पर जा करके निकली होती रहती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। हम लोग इन्हें वृक्ष कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। जो कमजोर तने वाले पौधे हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। जब ये भूमि पर फैल जाते हैं इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर उनको हेल्प दिया जाएगा तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों के से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? साग, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तना के बारे में। तना क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेम के बारे में। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। क्या? तने में जल जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति, जो लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर चढ़ पहुंच जाते। क्या? तने के ऊपर के पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? पत्ती। क्या है? पत्ती। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने होती है, जिसके द्वारा वह तने से लगी होती है, पर्णवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो चपटा हरा भाग होता है उसको हम फलक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पत्ती, जो पत्ती है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जालिका रूपी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर, जो घास की पत्तियां होती हैं, जो ये सिराएं होती हैं उसमें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। बोलते हैं क्या? समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। क्या? पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं।
इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। क्या? जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित होता है। किसमें? मंड के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जड़। जड़ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जड़, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मुख्य जड़ होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी छोटी जो जड़ें को पार्श्व जड़ कहते हैं। जो छोटी छोटी और जड़ें पाई जाती है उसको पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झगड़ा जड़ अथवा से रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा जड़ या तो रेशेदार जड़ कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टैपियोका आदि को हम खाते हैं। जो उनकी जो जड़ें होती हैं उनको हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, पुष्प के बारे में डिस्कस करते हैं, फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। क्या हैं? पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। और एक पुष्प के अंडाशय यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव शरीर की गतियां। मानव शरीर एवं इसकी गतियां, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए कोहिनी, कंधा अथवा गर्दन, इन स्थानों को संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं, मीन्स संधि बोलते हैं। कंदुखल्लिका संधि। क्या? कंदुखल्लिका संधि मीन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्या है? कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है। क्या है? कागज का बेलन आपका हाथ है और तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और एक अस्थि। क्या है? एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोहिका में धंसा हुआ होता है। तो इस प्रकार की संधि को सभी दिशाओं में गति प्रदान की जाती है। जो हमारा क्या है, कहाँ का है, हमारे कंधे का जो हड्डी है, मतलब ज्वाइंट है उसको, और उसके बाद क्या है, पेल्विक ग्रिडल मीन्स हमारे कमर के जो ज्वाइंट है उसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? धुराग्र संधि। क्या? धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गर्दन तथा सिरा को जोड़ने वाली संधि को धुराय संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि बोलते हैं। इसके द्वारा, धुराग्र मतलब पायोटल जॉइंट बोलते हैं, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती रहती है। क्या? बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? हिंज संधि। जो हिंज संधि है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हिंज मतलब टांगना, किसी चीज़ को क्या करना है? टांग दे। जैसे हमारा दरवाजा को टांग देते हैं जहाँ पे उसको हिंग जॉइंट बोलते हैं, उसी तरह हमारी जो है हमारे घुटने की जो है, और उसके बाद फिर हमारा कोहनी का जो जॉइंट है उसको हम हिंज संधि बोलते हैं। हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज संधि है। क्या है? कोहिनी में और हमारे जो घुटना होता है उसमें हिंज संधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अचल संधि। क्या? फिक्स्ड जॉइंट अचल संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। जो जहाँ पे ये अस्थियां जुड़ी रहती हैं वहाँ पे हिल नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर लेके जाते हैं। क्या? सिर से दूर लेके जाते हैं। ऊपरी जबड़े
एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। क्या है? कपाल के मध्य अचल संधि है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या? एक्सरे चित्र से हमें शरीर की आकृतियों अस्थियों का पता चलता है। अपनी अंगुलियों को मोड़िए और यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम लोग उसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। क्या? हमारे वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है और हमारे शरीर में के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंग जो वक्ष पसलियां हैं उसमें क्या सुरक्षित रहता है? तो हमारा हार्ट और लंग सुरक्षित रहता है। मेरुदंड यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन्हीं अस्थियों से जुड़ा होता है। क्या? वक्ष क्षेत्र के इन्हीं अस्थियों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खोपड़ी अनेक अस्थियों की एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। क्या कि जो खोपड़ी है ये अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। क्या? मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। क्या? कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कार्टिलेज कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। जो क्या? कान के हमारा जो ऊपरी भाग है, कान को हम ऐसे भी दबा देंगे तो आसानी से वो अपना फिर वैसे ही अपने शेप में आ जाते हैं, तो उसको हम उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से काम करती हैं। क्या? दो पेशियां संयुक्त रूप से काम करती हैं। तो इस ऐसे पेशियों को एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं। अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। क्या? अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं और दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? तो इसे पेशी कहते हैं। उभरा हुआ भाग जो दिखाई देगा उसको हम पेशी बोलेंगे। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। क्या? लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। क्या करती है? अस्थि को खींचती है। अब जंतुओं की चाल के बारे में डिस्कस करते हैं। जंतुओं के चाल कैसे होते हैं, कैसे जंतु चलते हैं। केचुआ, केचुआ कैसे चलता है? केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। क्या? एक छल्ले से दूसरे सिरे से रखा हुआ छल्ला जो होता है उससे बना होता प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। क्या करती हैं? घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? चिकने पदार्थ होते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख बाल जैसी आकृति होती हैं। ये सुख पेशियों में जुड़े होते हैं और ये सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। मिट्टी में जो पकड़ होती है उसको मजबूत बनाते हैं। केचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली जो मिट्टी को खाते हैं, जो उनके रास्ते में मिट्टी आती है उसको खाते रहते हैं और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो अनपचा पदार्थ होता है, अपचा पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। क्या होता है? पौधों को फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस क्या है? घोगा। घोगा स्नेल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कवच कहते हैं। यह घोगे का बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। इसके अंदर अस्थि नहीं होती है। यह कवच एक एकल एकक होता है। क्या होता है? एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। जो इसका कवच होता है उसको चलने में कोई भी सहायता नहीं करता है। यह घोगे के साथ खींचता जाता है। क्या? जैसे घोगा चलेगा वो इसके साथ खींचता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? तिलचट्टा के बारे में। तिलचट्टा होता क्या है? तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। ये तीनों जगह चलता है। ठीक है।
इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये पूछा जाता है कि तिलचट्टा के कितने पैर होते हैं, तो 6 होते हैं और मतलब 3 जोड़ी जिसको बोला जाता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियां द्वारा बनता है। क्या? संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव होती है। जब संधि रहेगा तभी हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। वज्र से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। क्या? वज्र से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और वज्र की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने में उसके पैरों को गति देती हैं। क्या? उसके पैरों को गति करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते। क्या? बत्तख या हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं और उड़ते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। क्या? उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? खोखली होती हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं और पक्षपाद की जो अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, जो कंधा उनका उसकी जो अस्थियां होती है वो मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। जो पंख होते हैं उसको ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मछली के बारे में डिस्कस करते हैं। मछली कैसे तैरती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाव की आकृति की काफी सीमा तक मछली जैसी है। जो नाव की आकृति है जो मिलते और जुलते हैं नाव के आकृति के जैसे। ठीक है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। जो मछली का सिर और जो पूंछ होता है पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी होती है। कैसी होती है? धारा रेखी होती है, मतलब स्ट्रीमलाइन्ड होती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। क्या? दृढ़ पेशियों से ढका रहता है और मछली के शरीर पर को और भी पंख होते हैं, बहुत सारे और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते। क्या करते हैं? दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की विशेष अरित्र पहनते। क्या बोलते हैं? फ्लिपर पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सर्प के बारे में डिस्कस करते हैं। स्नेक के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों सर्प के बारे में, स्नेक के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। क्या होती हैं? शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। क्या? अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। क्या? आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय से बनता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है और परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। क्या? सरल रेखा में नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा भागते रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? आवास एवं अनुकूलन। क्या? अनुकूलन और आवास। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते। क्या? लवणीय जल में मीन्स खारे पानी में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं श्वसन करने के लिए। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के लिए योग्य बनाती है और ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। दोस्तों ऐसे ही पॉइंट उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के तौर पे दे दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत होती है, मतलब कि पेशाब बहुत कम करते हैं तथा मल जो होता है शुष्क होता है, उसका कैसा होता है? सूखा हुआ मल होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं।
आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। क्या चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मछली को सुरक्षा प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। मछली के गिल क्लोम होते हैं। क्या होते हैं, गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं, जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वास्थ्य स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो जमीन पर पाए जाने वाले जंतु रहेंगे उनको स्थलीय आवास कहेंगे। ठीक है, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। क्या स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं, जलाशय, दलदल, झील, नदियों एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु में जल में रहते हैं। क्या कहते हैं, जलाशय है, दलदल है, झील है, नदियां हैं, समुद्र है, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वेटिक एनिमल या प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक क्या है, जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। क्या, चट्टान जो है, मिट्टी जो है, वायु और जल जो है, ये सब जो पार्ट है वो क्या है, अजैव घटक है। क्या, नॉन बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, तो क्या चट्टान, वायु, मिट्टी, जल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी क्या है, अजैव घटक हैं। या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। जहाँ पे बहुत ठंडा है और बहुत गर्म भी है तो वहाँ पे भी सजीव पाए जाते हैं। वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, वही जीव वहाँ पे सरवाइव करेंगे। अब कुछ स्थलीय आवास के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या, कुछ स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल के बारे में डिस्कस करते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। क्या, सांप और चूहे के ऊंट के भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। जो बिल बनाए रहते हैं उसमें अंदर जाकर के रहते हैं। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। क्या, बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। और मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत ही छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण समांतर तने में होता है। तना एक मोटी परत होता है, मोटी मांसल परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। क्या, जल संरक्षण में, वाटर कंजर्वेशन में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। जो अवशोषण करने के लिए जो मिट्टी जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, पर्वतीय क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं, वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। और शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी जो तेंदुए हैं उनके शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। क्या, उनके पैरों को ठंड से बचाता है। और पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसके ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करती हैं। जो बकरी जो होती है उनके मजबूत खुर होती हैं, पहाड़ी पे चलने के लिए, ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं। क्या, कुछ जलीय आवास।
कुछ जलीय आवास क्या हैं उसके बारे में, समुद्र के बारे में डिस्कस करते हैं। समुद्र, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस, क्या देखिए स्क्विड और ऑक्टोपस के बारे में बहुत पूछता है। जैसे समुद्री जंतुओं को शरीर, जो जंतुओं का शरीर होता है आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये पूछा जाता है दोस्तों कि डॉल्फिन में क्या गिल होता है, तो नहीं होता है। व्हेल में क्या गिल होता है, तो नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नास द्वार द्वारा अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा। मृदा के बारे में डिस्कस करते हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। सैलों और चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। क्या कहता है, प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्या कहती है, परिच्छेदिका कहलाती है। और प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिका को काया की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। मृदा को सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थिति होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है गहरे रंग की होती है, और क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों में समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाती है। क्या करती है, ह्यूमस जो होती है मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, समृद्ध और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ये संस्तर स्थिति कहलाते हैं। क्या, संस्तर स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। जो छोटे पादप होते हैं उनकी जड़ें होती हैं जो शीर्ष मृदा में ही रहती हैं, और शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस की कमी होती है। क्या, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन खनिज अधिक होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं अधिक होते हैं, और यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सन्नत घनी होती है। अधिक कठोर और अधिक सन्नत होती हैं। बी स्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। क्या कहलाती है, बी स्तर स्थिति अथवा संस्तर परत, मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत जो सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे छोटे ढालों से बनी होती है। क्या, छोटे छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होते हैं। क्या होते हैं, आधार शैल होते हैं। जो कठोर होता है उसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है जो 6 से 7 मतलब नीचे ऊपर का 1 से 2 फीट जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। उसके नीचे जाएंगे तो बी स्तर की मृदा मध्य परत पाई जाती है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो कंकड़ पत्थर वाली मृदा मिलने लगती है, जिसको हम लोग आसानी से खोद नहीं सकते हैं। ऐसे जब इसको हम खोदेंगे तो प्राप्त चलेगा। ठीक है, अब मृदा के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, मृदा के प्रकार जो हैं, यहाँ पे मुद्रा लिख दिया बट ये मृदा के प्रकार है। क्या है, मृदा के प्रकार। शैल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृडमय मृदा कहलाती है। क्या कहती है, लूम मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमिटी मृदा कहलाती है। क्या होती है, दोमिटी मृदा कहलाती है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं और ये स्थान वायु से भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं, वायु से भरे होते हैं। और जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। क्या होती है, शुष्क होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। उनके बीच जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी भी होती है। क्या, चिकनी मिट्टी होती है, वायु कम होती है लेकिन यह भारी भी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा
अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट कहलाती है। जो शीर्ष मृदा कौन सी है? दोमट मृदा जो होती है उसमें पादप अच्छे से उगते हैं। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। मृदा और फसलों के बारे में डिस्कस करते हैं। मृदा और फसलें। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में भी परिवर्तन लाते हैं। कौन? पवन, ताप, वर्षा और आर्द्रता, ये सारी चीजें मृदा में परिवर्तन लाते हैं। जो मृदमय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसे फसलों के लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा जल की धारण क्षमता अच्छी होती है और धान के लिए मृत्तिका जैसे एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा जो होती है आदर्श होती है। जिसमें ज़्यादा जल धारण क्षमता रहेगी तो वो धान के लिए अच्छी मृदा होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है। क्या? दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है, तो उसको हम लोग मसूर वसूर उगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गेहूं जैसे फसली महीन मृदमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती हैं। क्या? अत्यधिक उर्वरक होती हैं, इसलिए उसमें गेहूं ज़्यादा उगती हैं। क्या? जीवों में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। जब कोशिका में भोजन का विखंडन होता है, भोजन टूटता है, तो उसमें से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। एनारोबिक श्वसन रेस्पिरेशन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। जब भोजन टूटेगा तो उससे क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ईस्ट जैसे अनेक वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। क्या? ईस्ट जो होते हैं और अनेक जीव और भी होते हैं, क्या वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवायवीय जीव बोलते हैं। ईस्ट एक कोशिका जीव है। क्या? ईस्ट जो होता है एक कोशिका से बना हुआ जीव होता है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। किसका? ईस्ट का। दोस्तों ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ईस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है? शराब और बियर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती हैं। जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं अवायवीय रूप में भी श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। क्या? थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। क्या? ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। जब लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होगा तो हमारी बॉडी में देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, हड्डियों से आवाज निकलती है। तो उसी लैक्टिक अम्ल के उत्पन्न होने से ही आवाज उत्पन्न होती है। एरोबिक रिएक्शन श्वसन होने से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और लैक्टिक अम्ल की संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। क्या? लैक्टिक अम्ल हमारे पेशियों में उत्पन्न हो जाएगा तो जिससे क्रम्प आ जाता है। क्या आता है? क्रम्प आ जाता है। जैसे देखते होंगे कि जो क्रिकेट में जो क्रिकेटर खेलते हैं लोग ज़्यादा समय तक अगर खेलेंगे तो उनके मसल्स में क्या आ जाता है? क्रम्प आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो मसल्स होता है उसमें एनारोबिक रिएक्शन श्वसन होता है, इसलिए क्रम्प आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? श्वसन के बारे में डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं।
श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना। क्या? वायु को अंदर खींचना जो ऑक्सीजन से समृद्ध होती है या ग्रहण करना। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड से जो समृद्ध वायु है उसको बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। क्या करता है? 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। क्या? अधिक व्यायाम करेंगे तो 25 बार प्रति मिनट भी बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। तेजी से सांस लेते हैं उसके साथ साथ गहरी भी सांस लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ श्वसित और उच्छ्वसित जो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वो 21% होता है तथा और ऑक्सीजन 21% और जो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 0.04% होता है श्वसित वायु में। ठीक है, मतलब जो हम अंदर लेके जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन 21% होता है। देख लीजिए पूछा जाता है कि सांस लेते समय ऑक्सीजन किस मात्रा में, वायु में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होता है तो 21% होता है और 0.04% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर जब हम बाहर निकालेंगे सांस को बाहर निकालेंगे तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब हम बाहर निकालते हैं तब। अब पादप में जनन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पादप में जनन। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। क्या? अपने जैसे समान बच्चों का यंग वंश को पैदा करते हैं तो उसको हम लोग जनन बोलते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। जो माता पिता हैं उनसे बच्चे का पैदा होना ही जनन कहलाता है। जनन की विधियां, जो जनन है उसकी विधियां क्या है कि अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती। क्या होती हैं? अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। क्या? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। दोनों जनन अंग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजकों अथवा गुड़ा अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। क्या? बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं वो अलैंगिक जनन, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है। क्या? जनन जो होता है पादप के कायिक भागों से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया। क्या? शकरकंद और डहेलिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैक्टस जैसे पौधे कि वे भाग जो मुख्यतः पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें माता पिता के दोनों गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पादप बीज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मुकुलन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुकुलन इस जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। क्या? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एकल कोशिका जीव है। क्या? यूनिसेल्युलर जीव है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यीस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। क्या? छोटे बल्ब जैसा जो प्रवर्ध होता है उसको मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग
होकर के नई ईस्ट कोशिका बनाता है। क्या? नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित होते हैं, जिससे मुकुल एवं श्रृंखला बन जाती है। क्या? मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यही प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। क्या? बहुत ही अधिक संख्या में बहुत अधिक ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं और जो आगे की वीडियो रहेगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो मुकुलन तक ही हमने डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को देखिएगा, स्किप न करते, उसके साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों नमस्कार।